हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 के साइंस के सभी शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चंस। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। आज हम पार्ट 2 पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग ने पार्ट 1 नहीं देखा तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिएगा, इससे आपको दो फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा ये है, आपको पता चलेंगे टॉपिक्स, हमें कौन से टॉपिक पे फोकस करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका एनिमल एंड प्लांट किंगडम होता है, वहां से बहुत अधिक संख्या में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा जो डिस्कवरीज होती हैं या फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के फील्ड में जो नोबेल प्राइज होते हैं इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको ये पता चला कि हाँ, हमको ये टॉपिक तो जरूर से पढ़ के जाने हैं एग्जाम में, भले ही हम दूसरे टॉपिक को छोड़ दें। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे नए क्वेश्चंस आपको पता चलते हैं और आपका बहुत सारा डेटा भी रेडी हो जाता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ हम कुछ एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करते हैं। करेक्ट। सिमिलर हमने साइंस के लिए भी ऐसा किया है। टोटल साइंस के मैंने 5 पीवाईक्यूज, सॉरी हिस्ट्री के लिए बात कर रही हूँ, आई एम सॉरी, हिस्ट्री के लिए भी हमने सेम ही ऐसा किया है। और टोटल हिस्ट्री के 5 पीवाईक्यूज अभी तक अपलोड हो चुके हैं, जिनमें से 2 आपको देखने को मिलेंगे जेई के, 2 आपको देखने को मिलेंगे सीजीएल के और 1 आपको मिलेगा सीपीओ का। ये बातें ऑलरेडी कवर हो चुकी है, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। कोशिश कीजिएगा, अगर आपको आंसर आता है तो आंसर करने की कोशिश कीजिए। वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे भी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है कि डेली सुबह 8 बजे हमारा करंट अफेयर्स होता है, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। और जो भी हम यूट्यूब पे क्लासेस देखते हैं, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स है, पीवाईक्यू सीरीज है या फिर मंथली एंड वीकली कंपाइलेशन है, इस सब की सब पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल होती है हमारे टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन सीए 247। क्लियर इतनी बातें। आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आता है, यूजफुल लगता है, यूजफुल लगता क्या है, यूजफुल है, ठीक है, तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ आप लिंक को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे इंसर्ट किया है। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू ही हैं। ठीक है। डन। और पहली बार आ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करना तो नहीं ही भूलना है एंड लाइक बटन पे भी क्लिक कर देना। इतने छोटे छोटे काम है, कर दिया करो। ठीक है। ओके। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प्स मेकिंग द एसिडिक फूड एल्कलाइन दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक। अच्छा, हमारा जो पेट होता है स्टमक, उसमें बनता है HCl। और HCl क्या होता है? एसिड होता है और हमारे खाने को कर देता है एसिडिक। ठीक है। अब यहाँ पर वो कौन सा ऐसा कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन है जो एसिडिक फूड को, मतलब अम्लीय खाने को क्षारीय खाने में परिवर्तित कर देता है? तो आंसर हो जाएगा बाइल जूस। ठीक है। बाइल जूस का अगर हम बात करते हैं तो बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद ये क्या करता है, एक तो हमारे जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है, पहली चीज। दूसरा बात, जो हमारा एसिडिक फूड है उसको एल्कनाइन फूड में कन्वर्ट कर देता है। एंड तीसरी बात, ये करता है इमल्सिफिकेशन। बड़ा मतलब बड़ा जो फैट है, फैट को डाइजेस्ट होने में ज्यादा समय लगेगा, तो क्यों ना फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए। छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप डिवाइड करोगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिसके कारण डाइजेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। और ये काम भी कौन करता है? बाइल जूस करता है। अच्छा, बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में एक ऑर्गन है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में आप देखेंगे बाइल जूस को स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, विच इज बाइल जूस, विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है। डन इतनी चीजें। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द एटॉमिक साइज एज यू गो डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पे जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। करेक्ट। रोज को हम बोलते हैं पीरियड्स एंड कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप्स। यहाँ पे बोला है जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे कॉलम्स में या ग्रुप्स में, तो एटॉमिक साइज क्या होगी। तो यहाँ पर अगर आप बात करते फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, फिर आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन का नंबर है 1, लिथियम का नंबर है 3, सोडियम का नंबर है 11, पोटेशियम का नंबर है 19। तो आप जैसे जैसे बढ़ रहे हो नीचे की तरफ, तो आपका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक साइज भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इंक्रीज। डन। इसी का अपोजिट होता है अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट, मतलब आप यहाँ पे रो में चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज होता है। डन। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम
if it is suspended from the ceiling of the lift moving upward with the constant acceleration। यहाँ पर बोला है कि आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है, और वो पेंडुलम अगर आप लिफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पर जो पेंडुलम है उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर आएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना पड़ता है, विच इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो टी तो हो गया आपका टाइम पीरियड कि पेंडुलम को एक मैक्सिमम से जाकर दूसरे मैक्सिमम तक जाने में कितना समय लगता है, ये आपका टाइम पीरियड है। तो टी तो हो गया टाइम पीरियड, एल होती है लेंथ, ये जो पेंडुलम की लेंथ आप देख रहे हैं, एंड जी होती है ग्रेविटी, जो कि हर कहीं सेम नहीं होती। जी की कांस्टेंट वैल्यू आप सभी को पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा, मतलब ये जी प्लस ए हो जाएगा। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड आती तो क्या हो जाता, जी माइनस ए हो जाता। तो अपवर्ड जाने पे जी की वैल्यू बढ़ेगी, तो जी की वैल्यू जब बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। टाइम पीरियड क्या होगा यहाँ पे, कम होगा। तो टाइम पीरियड अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो टाइम पीरियड अगर इंक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और टाइम पीरियड अगर डिक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जब एक पेंडुलम है जो लिफ्ट की सीलिंग से लगा हुआ है, आप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ये ज्यादा तेजी से इस तरीके से मूव करना शुरू कर देगा। डन। तो ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर विच डिस्कवरी डिड विलियम ब्रेडफोर्ड शॉकले, John Bardeen and Walter Hauscher jointly received the Nobel Prize in the Physics in 1956। यार मैडम ये तो क्वेश्चन बड़ा टफ है, ऐसे हम फिजिक्स की फील्ड के इतने सारे नोबेल प्राइज कैसे याद रखेंगे भाई, कौन कह रहा है आपको याद रखने। आपको तो पता है ना कि शॉकले ने किसकी डिस्कवरी की थी, शॉकले ने डिस्कवरी की थी ट्रांजिस्टर की, बस मैटर खत्म। आपको बस इस नाम पे फोकस करना है, यही आपका कीवर्ड है शॉकले। और शॉकले ने डिस्कवरी किसकी थी, क्या थी, ट्रांजिस्टर्स की। तो ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी के कारण इनको 1956 में फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज दे दिया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रांजिस्टर इफेक्ट की डिस्कवरी, ठीक है। चलिए बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है, जो कि हमारे सिग्नल्स, पावर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का काम भी करता है। आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखते हैं वहां पर हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, और ट्रांजिस्टर को बनाने में जनरली सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम या फिर गैलियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ब्लैंक इज अ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला C6H5 ट्वाइस CO। अब देखिएगा ये जो फॉर्मूला लिखा है C6H5 ट्वाइस और लास्ट में लिखा है CO, तो CO हमारा फंक्शनल ग्रुप है। किसी भी फॉर्मूले के एंड में अगर CO लिखा है तो उसको हम बोलते हैं कीटोन, और जब इनका नामकरण करते हैं तो लास्ट में आता है ऑन, मतलब ONE। जैसे कि अगर हम OH की बात करते हैं तो OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। और जब किसी भी फॉर्मूले के एंड में जैसे कि C2H5OH, तो इसको हम क्या पढ़ देते हैं, हम इसको एथेनॉल पढ़ देते हैं। वैसे ही CO जब लगा हो तो उसके लास्ट में क्या आएगा, ऑन आएगा। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे C6H6 के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। C6H6 क्या होता है आपका, बेंजीन होता है, राइट। ये बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पे किसी एक कार्बन के साथ यहाँ पे CO को लगा दिया गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोफिनॉन के नाम से इसे हम जानेंगे। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो फ्रेग्रेंस इनहांसर, खुशबू वर्धक की तरह इसको काम किया जाता है। जो हमारे परफ्यूम्स होते हैं उसमें आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फ्लेवर के लिए, जो फूड के फ्लेवर्स होते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, और यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके आप एप्लीकेशंस को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, identify the element one that does not belong to the group 1 of the modern periodic table। So आप लोगों को दो periodic table पढ़नी होती हैं, एक होती है मेंडलीव की periodic table और एक होती है मोस्ले की periodic table। ये जो मोस्ले वाली है ना, इसे ही हमने मॉडर्न periodic table कहा है, ठीक है, जिसमें आपको 18 ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे। तो पहला ग्रुप की बात हो रही है, तो पहले ग्रुप की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें आपको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब देखने को मिलते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग नहीं करता ग्रुप 1 से। तो देखेंगे ये जो सारे एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये सारे जो एलिमेंट हैं ये मेटल होते हैं। इनका नेचर क्या होता है, ये मेटेलिक होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन आपको पता है गैस होता है, ये मेटल की कैटेगरी में नहीं आता, ये आपके नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। हमने पहले ग्रुप में इसको इसलिए रख दिया क्योंकि इसका भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, मतलब इन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आखिरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने इनको साथ में रख दिया। लेकिन यहाँ पे अपवाद कौन है, हाइड्रोजन ही है। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे जब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हमने पूरी की पूरी टेबल को ना 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, जिसमें आपको एस, पी, डी और एफ ब्लॉक देखने को मिलते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 को हम एस ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनको हम डी ब्लॉक के नाम इनको हम सॉरी पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं, जहां पर आपको जनरली नॉन मेटल्स देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। इसके अलावा आप यहाँ पे ये जो पूरा एलिमेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, ये आपके क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिसमें आपको मेटल मेटलॉइड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको सेमीकंडक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और जो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज हैं, इनको हम एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। डन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे वॉर्म्स पाए जाते हैं, कुछ तो हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे सही मैच कौन सा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले लिखा है बुचेरेरिया फाइलेरिया वॉर्म, जिसके कारण फाइलेरिया डिसीज होती है ना, हाथी पांव हो जाता है, एक तरीके से पैर फूल जाता है, तो वो फाइलेरिया वॉर्म हो गया। नेक्स्ट बोला है एंकिलोस्टोमा पिन वॉर्म, फिर आपका है टेनिया टैप वॉर्म, एंड नेक्स्ट है एस्केरिस राउंड वॉर्म। इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एस्केरिस के बारे में, तो राउंड वॉर्म इसकी कैटेगरी में आता है क्या, आंसर है हाँ आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एंक्लोस्टोमा की बात करें तो पिन वॉर्म इसकी कैटेगरी में नहीं आता। एंक्लोस्टोमा का एग्जांपल है हुक वॉर्म, ठीक है। तो ये वॉर्म की कैटेगरी बेसिकली बताई गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब सबसे मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन बच्चों में स्पेशली होता है ना, वो पिन वॉर्म होता है। ये हमारे ह्यूमन के जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उनमें पाया जाता है, और इसके कारण हमें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी एंटर कैसे होता है, तो ये इस रास्ते से, रेक्टम के रास्ते से या ओरल रास्ते से ये एंटर हो जाता है हमारे शरीर पे, ठीक है। अब ये जो हुक वॉर्म है, ये इसका सही आंसर है, सही मैच है, ठीक है। Which sodium compound is most popular additive to various item जैसे कि सॉस, सैलेड, ड्रेसिंग एंड द बेवरेजेस। तो यहाँ पे वो कौन सा सोडियम का कंपाउंड है जिसको हम प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जो हमारे खाने को लंबे समय तक अच्छा बना के रखते हैं, या जिनमें बैक्टीरिया का इम्पैक्ट कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे घर में पिकल्स की बात करें, अचार में हम बहुत ज्यादा सॉल्ट और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सॉल्ट और ऑयल क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो सोडियम वेंजोएट हमारे सॉस वगैरह में इस्तेमाल होता है, और ये भी हमारा क्या है, प्रिजर्वेटिव है, जो हमारे खाने को लंबे समय तक अच्छा बना के रखता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन इज। तो मैंने आपको पहले भी जब मैं पढ़ाती थी साइंस, तो मैंने आपको कहा है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स के जो नाम है, उनसे एक दो क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली बनते हैं। तो मैंने आप लोगों को एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगी जब हम थ्योरी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये दोनों आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे प्रोपीन का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, तो देखिएगा यहाँ पे जो कार्बन, कितने कार्बन है आपके फॉर्मूले में, उसके आधार पे हम नामकरण करेंगे। एक कार्बन है तो मीथेन, दो कार्बन है तो एथेन, तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरीके से नाम चलता है। तो 3 कार्बन है मतलब प्रोपेन, तो 3 कार्बन तो इन दोनों में अवेलेबल है, इन दोनों में अवेलेबल नहीं है, तो इन दोनों को तो हम काट ही सकते हैं। तो ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 में से कोई सही आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? तो सही आंसर क्या है यहाँ पे, C3H6। C3H6 प्रोपीन का सही फॉर्मूला है। अब कैसे आपको फॉर्मूला निकालना है, उसके ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे, तो देखिएगा जो एल्केन्स होते हैं उनके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। जैसे कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब नाम होते हैं। जो एल्क्लीन्स होते हैं उनके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब मीथीन, इथीन, प्रोपीन। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको किसका पूछा गया, प्रोपीन का।
प्रोपीन मतलब क्या है, कार्बन की संख्या है 3, प्रोपीन का मतलब क्या है, कार्बन है 3, तो जहां जहां n लिखा है वहां वहां लिख दीजिए 3, तो C3H6, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, प्रोपीन का हो जाएगा। और अगर आपको एल्कलाइन की बात करें तो इसका फॉर्मूला है C2H2n-2, और नामकरण कैसे होता है, तो आंसर हो जाएगा एल्कलाइन, मतलब आपका मिथिलाइन, एथिलाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरीके से नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, Which of the following chemical is used as a preservative? Again ये क्वेश्चन प्रिजर्वेटिव से ही है। वो कौन सा प्रिजर्वेटिव है जो कि डिसकलरेशन की प्रोसेस, मतलब हमारा कोई खाना है उसका कलर ना उड़ने देना, तो उसकी प्रोसेस को कम कर देता है, ठीक है, हमारे खाने को, जिससे हम लंबे समय तक स्टोर कर सकें और इजीली इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा सके। जैसे कि हमने सोडियम बेंजोएट के बारे में बात किया था, वैसे ही यहाँ पे जो सल्फाइड्स होते हैं ये भी आपके एक तरीके से प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल वाइन में, बियर और ड्राई फ्रूट में किया जाता है, ठीक है। ये हमारे खाने को डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, हम लंबे समय तक इनको स्टोर कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करने में आसानी होती है। डन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर द स्टार्च? तो स्टार्च का एक दूसरा नाम क्या है जो कि जनरली हमारे जो सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, रूट्स और प्लांट की स्टेम में पाया जाता है, स्पेशली इन कॉर्न, पोटैटो, व्हीट एंड राइस। तो ये बात तो समझ में आ गई कि आपके जो चावल है, आलू है, कॉर्न है, इन सब में स्टार्च पाया जाता है। और स्टार्च का एक दूसरा नाम भी है जिसका नाम है अमाइलम, ठीक है, अमाइलम। अमाइलेज प्रोटीन के बारे में भी आपने शायद सुना होगा जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट, C3C2OH, ये क्या लिखा है, OH मतलब अल्कोहल है, ठीक है, और ये है आपका C3CH3, या इसको हम C2H5OH भी लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एथेनॉल। इसी एथेनॉल का इस्तेमाल जो हमारी ड्रिंक्स होती हैं, ड्रिंक्स को बनाने में भी एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, और आजकल इसी एथेनॉल को हम पेट्रोल में मिक्स कर रहे हैं, जिसको हम एथेनॉल ब्लेंडिंग के नाम से जानते हैं। बोला है कि एथेनॉल को रिएक्ट करा दो आप ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, तो एथेनॉल एक तरीके से फ्यूल है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने अल्कोहल लिया, ठीक है, एक लिकर की बोतल लेकर आया और उसमें आग लगा दी, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने आग लगाई तो क्या जनरेट होगा, ऑब्वियस सी बात है, हीट तो निकलेगी ही, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा, तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर फाउंड इन द लीवर ऑफ मैमल्स? तो मैमल्स के लीवर में कौन सी सेल पाई जाती है, जो स्तनधारी होते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। उनके लीवर में 2 सेल इंपॉर्टेंट पाई जाती हैं, एक तो होती है आपकी हेपेटिक सेल, ठीक है, हेपेटिक सेल पाई जाती है लीवर में, और लीवर हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है ना कि जो रिप्रोडक्टिव हो सकता है, मतलब अगर किसी और व्यक्ति का लीवर खराब है तो अगर आप अपना लीवर उसको आधा डोनेट करते हो तो उसका काम भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो लीवर है वो खुद को सेल्फ रिप्रोड्यूस कर सकता है। लीवर को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से भी जानते हैं। डन। अब यहाँ पे मैमल में जैसे कि मैंने कहा एक हेपेटिक सेल पाई जाती है और एक दूसरी सेल भी पाई जाती है जिसका नाम है क्यूफर सेल्स। तो क्यूफर सेल्स बेसिकली क्या करती हैं, हमारे जो लीवर है उससे बैक्टीरियाज को एलिमिनेट करने का काम करती हैं, और जो रेड ब्लड सेल ओल्ड हो चुकी हैं, होने वाली हैं या हो चुकी हैं, उनको एलिमिनेट करने का काम, उनको हटाने का काम भी ये सेल करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे विटामिन डी के बारे में बात हो रही है, उस विटामिन डी का नाम आपको बताना है जिसका इस्तेमाल हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इसके अलावा रिकेट्स और आपका हाइपोफॉस्फेटेमिया के इलाज में किया जाता है। तो देखिएगा, इसको क्वेश्चन का आंसर, अब हर एक चीज तो साइंस में पढ़ी नहीं जा सकती, इतना वास्ट होता है, तो आपको एलिमिनेट ऑप्शन करना है, कैसे करोगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि विटामिन डी जो है उसका अपना एक साइंटिफिक नेम होता है, हर एक विटामिन का अपना एक वैज्ञानिक नाम होता है। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, कैल्सीफेरॉल। अब देखिएगा, जो जो नाम जिनके लास्ट में रॉल, कैल्सीफेरॉल, ऐसा कोई शब्द दिख रहा है कहीं पे आपको, आंसर है हाँ, एक ही में दिख रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर 3, तो यही आंसर है। इसको हम एलिमिनेशन करने का तरीका बोलते हैं, और आप तभी इस चीज को सीख पाओगे जब आपको बेसिक क्लियर होगा। बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आप बिल्कुल ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे, क्योंकि हर एक चीज पढ़ी जाए ऐसा जरूरी नहीं होता, इतना समय भी नहीं होता, और इतना ज्यादा सोर्सेज एक जगह अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे
इर्गो कैल्सिफेरॉल, जिसको हम विटामिन D2 के नाम से भी जानते हैं, और इसका इस्तेमाल बेसिकली हाइपोफॉस्फोथेमिया या फिर हाइपो जो पैराथायरॉयडिज्म होता है उसके इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से कैल्शियम को एब्जॉर्व कर सकता है, और जो रिकेट्स वगैरह डिसीज होती है या हड्डियों की जो बीमारियां होती हैं वो विटामिन डी की कमी के कारण ही तो होती हैं। यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है, यहाँ पर आपको दो प्रकार के विटामिन देखने को मिलेंगे। एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं, और वो होते हैं बी विटामिन और सी विटामिन। एंड रिमेनिंग जो विटामिन होते हैं मतलब ए, डी, ई और के, ये आपके फैट सॉल्युबल होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। आपको इनके नाम याद रखने हैं, जैसे कि विटामिन ए को रेटिनॉल्स बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। डन। अब यहाँ पे बोला है कि एस ब्लॉक का एक एलिमेंट है विच इज कैल्शियम। तो हमको एक इंफॉर्मेशन ये मिली कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है कैल्शियम, और कैल्शियम का नंबर है 20। ठीक है। अब ये किस लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है? तो कैल्शियम शब्द आया है कैलेक्स से। एक लैटिन वर्ड है कैलेक्स, जिससे हमने लेकर आए हैं कैल्शियम। ठीक है। अब ये कैल्शियम का मतलब होता है लाइमस्टोन, और जनरली कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वहां से हम कैल्शियम ऑब्टेन करने का काम करते हैं। Which is only living representative of Spanopsida that has underground creeping and perennial rhizome that give off aerial as well as underground branches। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले समझिए जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, कोई भी प्लांट है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो डीप रूट्स होती हैं, जिनमें आपको राइजोम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो राइजोम है फैले हुए हैं अंडरग्राउंड, ये इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल पूछा गया है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इक्विसेटम। इक्विसेटम इसका सही एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये अंडरग्राउंड ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी, इसके कई सारे सेवरल ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे। तो राइजोम क्या होता है? एक ब्रांच अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो कि फूड एंड वाटर स्टोर करने के कारण स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। डन। नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप शायद थोड़ा सा निकाल पाए। ट्राइक्लोरोमीथेन इज अ बेटर नोन एज। तो यहाँ पर एक नाम लिखा है ट्राइक्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे बेसिकली CH Cl3 के बारे में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइक्लोरो मतलब तीन, यहाँ पे क्लोरीन है, और ये मिथेन। तो ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको हम क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। क्लोरोफॉर्म इज द राइट आंसर। आपको इसका फॉर्मूला भी CH Cl3 आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जाता है। डन। नेक्स्ट, which of the following cell organelle is made up of ribosomal RNA and protein? तो यहाँ पे ऐसे कौन से ऑर्गेनल हैं जो राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बने हैं? तो RNA और प्रोटीन से तो एक ही चीज बनी होती है, वो क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है। तो राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। तो राइबोसोम अगर आप देखेंगे तो इन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन के सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों प्रकार की सेल्स में पाए जाते हैं। तो राइबोसोम आप देखेंगे RNA और प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है। ये कहाँ पर मिलेंगे? तो ये आपको न्यूक्लियस के अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपको राइबोसोम मिल जाएंगे। चलिए, अब अगली बात है, यहाँ पर एक जर्मन केमिस्ट हुआ करते थे, और उन्होंने जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब खुशबूदार जो आपके कंपाउंड्स हैं, उनके लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला बताया था 4n+2। उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर कंपाउंड है, अगर इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है 4n+2 को, मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड है। मतलब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो कंपाउंड प्रेजेंट है वो खुशबूदार है अथवा नहीं है। 1931 में ये डिस्कवरी इन्होंने की थी। उन जर्मन साइंटिस्ट या केमिस्ट का नाम पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इरिच हकल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू केमिकली टेस्ट स्टार्च। अब ये तो आपको जब क्लास 6 की आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे ना, वहां पर आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपने जरूर पढ़ा होगा कि स्टार्च की टेस्टिंग करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप अगर लेकर आए हैं पोटैटो, आलू, और आलू में होता है स्टार्च, और आपने उसमें कुछ ड्रॉप डाली है किसकी? आयोडीन की, तो वो कलर चेंज करके ब्लैक या ब्लू हो जाएंगी। तो स्टार्च की प्रेजेंस ही बताता है आपका ब्लू एंड ब्लैक कलर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है स्टार्च की टेस्टिंग करने के लिए। Which of the following has the highest value of resistivity? अब resistivity क्या होती है? तो रजिस्टर क्या होते हैं? तो रजिस्टर वो होते हैं जो करंट के फ्लो को रोकते हैं।
जिस कंपाउंड की या जिस मेटल की या नॉन मेटल की रजिस्टिविटी जितनी ज्यादा है, मतलब वो उतना ही कम अमाउंट में करंट को पास करेगा। और जब वो उतने ही कम अमाउंट में करंट को पास कर रहा है, रजिस्टिविटी ज्यादा है, तो वो उतना ही ज्यादा गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बेसिकली जो हमारे घरों में हम हीटर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हीटर में हम उसी प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिनकी रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो। जब रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी तो वो करंट को आगे फ्लो होने नहीं देंगे और बहुत जल्दी वो गर्म हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाइक्रोम इज द राइट आंसर, इसकी रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि कोई एलिमेंट है, हमको एलिमेंट का नाम नहीं पता लेकिन हमें नंबर पता है कि ग्रुप 17 में ये आता है। ग्रुप 17 का एक एलिमेंट है जिसके दो आइसोटोप्स है, जिसके दो आइसोटोप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आइसोटोप को हिंदी में हम समस्थानिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, दो आइसोटोप्स है इसके। एक का नंबर है आपका, मतलब एक का मास है 35 और दूसरे आइसोटोप का मास है 37। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के दो आपको देखने को मिलेंगे आइसोटोप, दोनों का नंबर तो सेम रहेगा लेकिन मासेस अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसा कोई भी आपका कह सकते हैं ग्रुप का एलिमेंट जिसके नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मासेस अलग अलग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप या समस्थानिक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के भी तीन तीन आइसोटोप्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, व्हाट सेल्फ हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन इन द प्ले हेल्मिथिन्स। तो प्ले हेल्मिथिन्स में आप कह सकते हो कि एक्सक्रीशन के लिए या बॉडी में वाटर को रेगुलेट करने के लिए कौन सी सेल का इस्तेमाल होता है। अब देखिएगा, एनिमल टू एनिमल जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो अलग होता है। जैसे कि इंसानों की बात करते हैं, हमारे शरीर में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, किडनी होती है, और किडनी से ही तो हम अपना जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो शरीर से बाहर निकालते हैं, क्योंकि यही तो फिल्टर करने का काम कर रही है। वैसे यहाँ पे जो प्लेटे हेल्मिथिन्स होते हैं उनमें फ्लैम सेल होती हैं जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है फर्न, हॉर्सटेल एंड द लाइकोफाइट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब ये क्वेश्चन जो है वो एनिमल किंगडम से आपको देखने को मिल रहा है। एनिमल किंगडम में आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ये सब देखने को मिलते हैं। हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तो डिटेल में इनको डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो सारे प्लांट्स के ग्रुप है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये सभी के सभी कौन है, टेरिडोफाइटा है, ये टेरिडोफाइट्स है। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, तो टेरिडोफाइट्स प्लांट किंगडम का ही एक पार्ट होते हैं जिनमें आपको सीड्स देखने को नहीं मिलते और फ्लावर्स देखने को भी नहीं मिलते, ना ही इसमें बीज होते हैं ना ही इनमें फूल निकलते हैं। कुछ इस तरीके से आपको कांटेदार पत्तियां यहाँ पे जरूर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन का, मतलब आपके पृष्ठीय तनाव का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। Which of the following statement is not correct about the surface tension? पहला लिखा है कि सरफेस टेंशन को हम डाइंस पर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है, जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं या पानी की बूंदें होती हैं उनका जो स्फेरिकल शेप होता है वो सरफेस टेंशन के कारण होता है। रूम टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन पानी का कम होता है एथाइल अल्कोहल से। और कोहेंसिव फोर्स, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेंसिव फोर्स काम करता है उसके कारण भी सरफेस टेंशन क्रिएट होती है। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि सरफेस टेंशन को हम डाइंस पर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। पानी की जो बूंदें होती हैं वो स्फेरिकल शेप में इसलिए होती हैं क्योंकि सरफेस टेंशन होता है। अब यहाँ पे बात हुई है कोहेंसिव फोर्स, तो कोहेंसिव फोर्स क्या होता है, जब सिमिलर टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, सिमिलर टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। जैसे कि पानी है, अब पानी में तो कई सारे आपको पार्टिकल्स पानी के देखने को मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको हम कोहेंसिव फोर्स कहते हैं। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है सरफेस टेंशन के लिए। लेकिन पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, एथाइल अल्कोहल का नहीं। पानी का सरफेस टेंशन देखोगे 72.8 डाइंस पर सेंटीमीटर है, जबकि एथाइल अल्कोहल का सरफेस टेंशन 22.3 डाइंस पर सेंटीमीटर आपको मिलेगा। डन। द अप्रोक्सीमेटली अमाउंट ऑफ सिलिका प्रेजेंट इन द सीमेंट, तो सीमेंट में हम सिलिका का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें कितने परसेंट या कितने रेशियो में आपको सिलिका देखने को मिलेगी, तो आंसर हो जाएगा 17 एंड 25। 17% एंड 25% में आपको ये देखने को मिलेगा। सिलिका एक ऑक्साइड है सिलिकॉन का। ठीक है, जनरली हमें जो रेत होती है हमारी सैंड होती है उससे हमें सिलिका मिल जाती है। ठीक,
इन सेल्स प्रोटीन आर सिंथेसिस इन, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, कहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। आंसर हो जाएगा राइबोसोम। और राइबोसोम को हम बेसिकली प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? इसमें आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल से कंपोज होकर बनता है। ये यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों प्रकार की सेल्स में पाया जाता है। ये आपको रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर भी देखने को मिल जाएगा। और ये दो प्रकार के हैं, एक है 70S और एक है 80S। बेसिकली ये परसेंटेज है कि कितने रेशियो में आरएनए है, कितने रेशियो में प्रोटीन है। तो 60% अगर आपका आरआरएनए और 40% प्रोटीन है तो उसको हम 70S बोलेंगे, और 40-60 का अगर रेशियो है तो उसको हम 80S राइबोसोम के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ है। इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो स्किन की मदद से ब्रीथ करता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही क्या, आपका जो केचुआ होते हैं, अर्थवॉर्म होते हैं ना, वो स्किन की मदद से ब्रीथ करते हैं। हर एक एनिमल में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो अलग होता है। जैसे कि ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। वैसे ही जो वेल्स होती हैं उनमें भी लंग्स होते हैं। ये एक्सेप्शन है, क्योंकि बाकी जो फिश होती हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, वो बेसिकली गिल्स की मदद से आपका रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, फ्रॉग जो होता है, मेढक, वो भी अपने स्किन की मदद से भी और लंग्स की मदद से भी रेस्पिरेशन करता है, और अर्थवॉर्म तो स्किन की मदद से करता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेटेलॉइड्स? तो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई एलिमेंट जो कि रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर है, करंट को पास नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करना शुरू कर दिया। इन्हें हम मेटेलॉइड्स बोलते हैं, जैसे कि सिलिकॉन। आंसर क्या हो जाएगा? बोरॉन, सिलिकॉन एंड एंटीमनी, ऑप्शन 3। ये आपको 13, 14, 15, 16 और 17 ग्रुप में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी या लाइट की जो इंटेंसिटी होती है उसकी एसआई यूनिट होती है ल्यूमिनेंस। तो ये एक नॉन एसआई यूनिट है जिसका नाम है नाइट या निट। एक्चुअली मैंने आंसर बता दिया, बोला गया है एक नॉन एसआई यूनिट है जिसका नाम है नाइट या निट। बेसिकली ये किस क्वांटिटी की नॉन एसआई यूनिट है, मतलब आपको एसआई यूनिट बतानी थी, तो आंसर हो जाएगा ल्यूमिनेंस, जो कि लाइट इंटेंसिटी की आपको यूनिट देखने को मिलेगी, जिसे हम कैंडला पर स्क्वायर मीटर में भी लिखते हैं। ठीक, जिम्नोस्पर्म, अगेन देखो ये क्वेश्चन प्लांट किंगडम से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? अब मैं आपको कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाती हूँ। ठीक है, पहला लिखा है कि जिम्नोस्पर्म जो है वो आपके जो वुडी श्रब ट्रीज होते हैं उनमें पाया जाता है, और इनमें कोई भी एक्वेटिक प्लांट इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म जो है वो सीडलेस फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, मतलब बीज तो नहीं होते लेकिन इसमें फूल जरूर होते हैं। फिर जिम्नोस्पर्म जो है इनकी जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती है। इनको 1 साल लगता है पॉलिनेशन के लिए, और फिर 3 साल लग जाते हैं इनको मैच्योर होने के लिए। तो इनका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। और जिम्नोस्पर्म जो है नेक्ड सीड होते हैं, बट इनमें फ्लावर नहीं होते। तो देखो क्वेश्चन जो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है और स्टेटमेंट नंबर 4 है, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रहे। एक में लिखा है कि फ्लावरिंग प्लांट है और एक में लिखा है कि इनमें फ्लावर नहीं होते, तो कोई एक ही क्वेश्चन तो सही होगा। तो यहाँ पे सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें फ्लावर्स नहीं होते। फ्लावर्स केवल कहाँ होते हैं? एंजियोस्पर्म में होते हैं। फ्लावर्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? केवल एंजियोस्पर्म में आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं होते, और इनके जो सीड्स होते हैं ना वो भी नेक्ड होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई एन एप्लीकेशन इन विच सोलर सेल आर नॉट यूज। सोलर सेल का इस्तेमाल कहाँ नहीं हो रहा? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, बिल्कुल। सैटेलाइट्स में तो हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करते ही हैं, स्पेस में करते ही हैं, रेडियो में करते हैं, लेकिन लिफ्ट सिस्टम में कहीं भी सोलर सेल का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लिफ्ट सिस्टम। सोलर सेल एक फोटोवोल्टाइक सेल होती है जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का ये काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान कर दे, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? तो क्लोरीन, क्लोरीन का है 17, तो ये तो भाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ऑक्सीजन का है 8, ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। नाइट्रोजन का है 7, ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन सोडियम, सोडियम का नंबर है 11, 281।
ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए हम सोडियम को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको भी हम थ्योरी क्लासेस में कवर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, स्पेशली रेलवे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है, which element was arbitrarily assigned a value of 4 in the halogen section in the 1922 by the Linus Pauling, an American scientist। तो एक Linus Pauling करके अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एलिमेंट था जिसको हेलोजन में रखा 1922 में और उसको नंबर असाइन किया 4। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है फ्लोरीन। तो यहाँ पे जो लीनियस पॉलिंग है, इन्होंने ही हमें बताया था कि फ्लोरीन जो है ना वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है ना उसका नंबर होता है 9। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन को रखता है, अगली ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन को रखता है, बस इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है स्टेबल होने के लिए। इसलिए सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है, फ्लोरीन की आपको देखने को मिल जाएगी। माइट्रोकॉन्ड्रिया इज नॉट फाउंड इन, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता, ठीक है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में मैं पहले ही बता देती हूँ, इसमें आपको जेनेटिक मटेरियल डीएनए मिलता है, और माइट्रोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियाज में नहीं पाया जाता। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइट्रोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है जो हमारे अंदर है। Select the incorrect statement about the phylum Orthopoda। अब ये क्वेश्चन अगेन एनिमल किंगडम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो फाइलम ऑर्थोपोडा जिसमें आपके बटरफ्लाईज आते हैं, आपके कॉकरोच आते हैं, तो ये सारे जो फाइलम ग्रुप है वो ऑर्थोपोडा है। तो क्लास इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द फाइलम ऑर्थोपोडा। जो इंसेक्टा क्लास है वो सबसे बड़ी क्लास है। फिर लिग्नाइन, यहाँ पर मेन कंपोनेंट होता है एक्सोस्केलेटन ऑफ द ऑर्थोपोडा के लिए, ठीक है। एक्सोस्केलेटन जैसे कि जो बाहरी हमारे चीजें हैं जिनको आप टच कर पा रहे हो, जैसे कि नाखून है, बाल हैं, ये सभी आपके एक्सोस्केलेटन सिस्टम का पार्ट होते हैं। इसमें बोला है कि लिग्नाइन से बने होते हैं। अगला है 85% ऑफ द नॉन एनिमल स्पीसीज आर द ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट बोला है कि फाइलम ऑर्थोपोडा जो है वो बहुत ही वाइड डाइवर्सिटी रखता है, इसमें आपको कई सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो देखो सबसे बड़ा जो एनिमल का फाइलम ग्रुप है ना वो ऑर्थोपोडा है। हम जितनी भी चीजें आसपास देखते हैं, चाहे वो चींटियां हो, कॉकरोच हो, कोई भी कीड़े हो, टिड्डे हो, ये सब ऑर्थोपोडा फैमिली के अंदर आते हैं। इसमें 85% स्पीसीज जो है वो ऑर्थोपोडा की हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और इंसेक्टा सबसे बड़ा ग्रुप है, ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सोस्केलेटन होता है ये लिग्नाइन का नहीं होता, ये आपको काइटिन का देखने को मिलेगा। काय का मिलेगा, ये काइटिन का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विलियम हार्वे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड लुइस पास्चर आर रिलेटेड टू द रिस्पेक्टिवली। तो विलियम हार्वे इन्होंने हमें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था, किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। एंड लुइस पास्चर इन्होंने वैक्सीनेशन भी बनाई थी, पहली चीज वैक्सीनेशन के लिए काम किया था, और इन्होंने पेस्चराइजेशन जो मेथड होती है उसके बारे में बताया था। तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द फेमस फिजिसिस्ट विक्टर फ्रेंच इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो इन्होंने बेसिकली कॉस्मिक रेडिएशन की डिस्कवरी की थी। कॉस्मिक रेडिएशन, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। हेनरी कैवेंडिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम। रेलवे ग्रुप डी ने भी इस क्वेश्चन को पूछा था, एनटीपीसी ने भी पूछा था, और एसएससी तो अपने एग्जाम में पूछता ही रहता है हेनरी कैवेंडिश के बारे में, क्योंकि इन्होंने हमें कैपिटल जी के बारे में बताया था। जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना कैपिटल जी, उसके बारे में हमें हेनरी कैवेंडिश ने ही बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि कब इन्होंने इसकी खोज की, कब बताया। तो आंसर हो जाएगा 1798 में। 1798 ये डेट आप याद रख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है Why a milkman add a very small amount of baking soda to the fresh milk। तो यहाँ पे जो मिल्कमैन होते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में बेकिंग सोडा को मिला देते हैं फ्रेश मिल्क में, क्योंकि हमारा जनरली जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच 6 होता है। अगर ये 6 से कम होगा तो इसकी एसिडिटी बढ़ेगी और दूध फट जाएगा, राइट। अब हम नहीं चाहते कि एसिडिटी कम हो, हम चाहते हैं कि जो इसका बेस नेचर है वो ही इंक्रीज रहे, इसलिए यहाँ पे बेकिंग सोडा को मिला दिया जाता है जिससे लंबे समय तक दूध सर्वाइव करे, वो फटे ना। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, टू इंक्रीज द पीएच लेवल स्लाइटली। डन। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। बोला गया है व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न। जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलते हैं
तो फ्लेम का कलर क्या होता है, ब्लू, रेड, ग्रीन या येलो? सही आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में और रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।